हेलो एवरीवन। आज हम अपने बिहार हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। मतलब आज हम स्टार्ट करेंगे महाजनपदाज से, और इसके बाद हम जो आज पढ़ेंगे वो है बुद्धिज़्म। मतलब आज हम पढ़ेंगे जो 16 महाजनपदाज आए थे 600 BC में, उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज़्म वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इससे पहले हम जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे लिथिक एजेस, लेटर वैदिक पीरियड, उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लिथिक एज से। लिथिक एज में हमने पढ़ा था पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाकोलिथिक। अब हम इनके ना इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे। देखिए, पेलियोलिथिक वाले पीरियड में जो भी हमारे बोल सकते हैं नोमैड्स थे या जो भी लोग थे, वो बेसिकली हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, तो हंटर्स एंड गैदर्स थे। मेसोलिथिक में उन्होंने हंटिंग करा, बट उनके जो टूल्स थे, हंटिंग टूल्स, वो बन गए माइक्रोलिथ्स। वो और छोटे हो गए क्योंकि अब वो हंटिंग जो करते थे बहुत ही फास्ट एंड स्मॉल एनिमल्स के करते थे, तो इसीलिए उनके जो टूल्स हैं वो भी छोटे हो गए, जैसे माइक्रोलिथ्स। नियोलिथिक एज में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें अपर पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक, तो ये जो अपर पेलियोलिथिक है एंड मेसोलिथिक, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत आपको डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं होता है। नियोलिथिक में क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे होना स्टार्ट हो जाता है। इतना अच्छा एग्रीकल्चर होता है कि हम अर्बन सिविलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारे इंडस वाला रीजन है ना, वहाँ पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये जो है बिहार का पार्ट नहीं है। तो हमें यहाँ पे फिर देखने को मिलता है चाकोलिथिक एज, क्योंकि इसके डिक्लाइन के बाद हमें चाकोलिथिक साइट्स देखने को मिलती है। तो चाकोलिथिक साइट्स में कुछ साइट्स हमें यहाँ पे बिहार में भी देखने को मिलती है। तो अब हम करते हैं साइट्स। हमने जो भी पेलियोलिथिक एज में साइट्स पढ़ी थी वो हमने मैप में देखा था कि हमारे पास जेथिया हिल्स, ये जो जेथिया वैलीज आपको कहाँ पे देखने को मिली थी? नालंदा में। उसके बाद आपको देखने को मिला था पेमार वैली। ये कहाँ देखने को मिला था? ये मिला था आपको गया में। मतलब जेथिया वैली आपको देखने को मिला था नालंदा में, पेमार वैली गया में। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे राजपोखर एंड माली, ये जो जगह है ये आपको भागलपुर में देखने को मिली थी। एंड उसके बाद आपको वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि नगर देखने को मिला था। तो आप ये देखेंगे, ये जो रीजन्स है ना, नालंदा, गया, भागलपुर एंड वेस्ट चंपारण, ये जो रीजन है ये आपके इम्पॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट्स हैं। एक और इसमें रह गया है मुंगेर का भीमबंध एंड पैसरा। तो भीमबंध एंड पैसरा, ये जो आपका रीजन है ये है मुंगेर में। तो ये आपके जो रीजन्स हैं ये पेलियोलिथिक साइट्स थे जो हमने पढ़े थे। अब जैसे हम मेसोलिथिक की तरफ चलते हैं, हमें सिर्फ एक ही नाम याद रखना होता है, मुंगेर। तो बिहार में मेसोलिथिक के लिए एक ही साइट है इंपॉर्टेंट, वो है मुंगेर। अगर हम बात करें नियोलिथिक एंड चाकोलिथिक, तो नियोलिथिक एंड चाकोलिथिक के ना जो साइट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि आपको मतलब लगभग सेम ही है वो, नियोलिथिक एंड चाकोलिथिक। तो इसके जो कुछ साइट्स हैं, कुछ हमने जैसे देखा था मानेर पटना में, उसके बाद चिरांड हमारे सारण डिस्ट्रिक्ट में, देन तारदी इन गया डिस्ट्रिक्ट, सेनुवर इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। चाकोलिथिक में हमें भागलपुर में भी एक ओरियम करके जगह देखने को मिलती है। तो ये साइट्स आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। वैसे तो ज़्यादातर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है, लेकिन आप इसे स्किप नहीं कर सकते। थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ना आपको एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में, तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम जब वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे, तो वैदिक पीरियड में हमने ऋग वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड को नहीं किया था, क्योंकि जब आर्यंस आए थे तो वो तो वैदिक पीरियड में ही आए थे। लेकिन आर्यंस जैसे ही ईस्टवर्ड मूव करते हैं, मतलब यहाँ बिहार की तरफ मूव करते हैं, बोल सकते हैं गंगा वैली की तरफ मूव करते हैं, तब उनको पास जो है आयरन की डिस्कवरी होती है, और ये होता है लेटर वैदिक पीरियड। तो हम ना लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं। तो इसी लेटर वैदिक पीरियड में जब ये बोल सकते हैं 1000 BC से 600 BC की तरफ मूव कर रहे थे, तब इस लेटर वैदिक पीरियड में, मतलब जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड खत्म हो रहा था, तो ये जब खत्म होता है तो बनता है यहाँ पे महाजनपदाज। हमें यहाँ पे महाजनपदाज देखने को मिलते हैं, 16 महाजनपदाज देखने को मिलते हैं। तो आज हम यही 16 महाजनपदाज के बारे में देखेंगे। मतलब हम इन 16 महाजनपदाज के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंडियन हिस्ट्री नहीं है। हम इन 16 में से वो जो हमारे बिहार के 3 महाजनपदाज हैं, जैसे अंग, मगध एंड वज्जी, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं महाजनपदाज से। सबसे पहले जो हमारे महाजनपद, जैसे ही हमारा ये 600 BC होता है, हमें देखने को मिलते हैं लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स।
अब ये जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो उभर कर आते हैं, जो महाजनपदास के रूप में आते हैं, अब ये किंगडम्स पहली बार आए इसलिए क्योंकि जब वैदिक पीरियड था तब तो वो चरवाहे थे, वहाँ पे ऐसा कोई भी राजा वगैरह का कोई रोल नहीं था। लेकिन जैसे ही वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड में चलते तो वहाँ पे जो भी राजा होते हैं, राजन होते हैं, वो क्या करते हैं, वॉर, अब बोल सकते हैं आप बैटल फॉर लैंड एंड सेक्रीफाइसेस, वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब पहले जो होता है बहुत ही प्योर वे में वैदिक पीरियड में सब कुछ चलता है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में उनको था कि पावर एंड जो भी प्रेस्टीज है, मनी, ये सब इंक्रीज करना है, तो हमें छोटे छोटे किंगडम्स दिखते हैं, बहुत सारे किंगडम्स, मतलब लगभग आपको 600 BC में 16 इंडिपेंडेंट किंगडम्स देखने को मिलते हैं। कुछ तो होते हैं मोनार्कियल फॉर्म, कुछ मोनार्कियल फॉर्म में होते हैं और कुछ आपके रिपब्लिक्स होते हैं। तो ये जो मोनार्कियल फॉर्म में होते हैं ना, जैसे हमारा मगध रीजन में देखने को मिला था, तो ये जो कंसंट्रेटेड होते हैं हमारे गैंगेटिक प्लेन्स में, और ये जो रिपब्लिक्स थे ये हमें देखने को मिलते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, और बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, तो हमें रिपब्लिक्स जनरली वहीं देखने को मिलते हैं। रिपब्लिक्स में हमें जैसे लिच्छावीज, मल्लाज, साक्याज, यही सब देखने को मिलते हैं। और ये जो रिपब्लिक्स होते थे ना, यहाँ पे जो भी डिसीजन होता था वो मेजॉरिटी पे लिया जाता था, मेजॉरिटी वोटिंग। और मोनार्कियल में तो एक ही किंग होता था जिनकी बात, और वो अपने मंत्री से पूछ के अपने डिसीजंस लेता था। तो ये हमने पढ़ लिया है अपने महाजनपदास के बारे में। तो हमने जो बेसिक्स थे महाजनपदास के वो भी पढ़ लिए हैं। अब हम इनके थोड़े डिटेल्स देखेंगे। जो भी बिहार में 3 महाजनपद है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी हम ये बिहार का ही जो अभी बोल सकते हैं जितने महाजनपदास हैं उनके बारे में ही देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है अंगुत्तर निकाय, इनके बारे में हमने कल पढ़ा था, इस बुक के बारे में हमने कल पढ़ा था। ये जो लिटरेचर है, ये जो टेक्स्ट है, और साथ ही साथ जैन लिटरेचर भगवती सूत्र, इससे हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे टोटल 16 महाजनपदास थे, और जिनमें से जो 3 महाजनपदास थे वो बिहार में थे। तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया कि 3 आउट ऑफ 16 मतलब 16 में से 3 महाजनपद तो बिहार में थे, अंग, मगध एंड वज्जी। सबसे पहले हम करेंगे अंग के बारे में। तो ये जो अंग है, जिसे हम अंग प्रदेश भी बोलते हैं, ये हमारे बिहार के जो भागलपुर वाला रीजन है, भागलपुर, चंपा, ऐसे करके रीजन है, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। भागलपुर, मुंगेर, खागड़िया, ये सारे रीजन में हमारे बिहार में आपको अंग प्रदेश देखने को मिलता है। तो ये जो अंग था ना, ये 16th महाजनपद था एज पर दिस अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में लिखे 16 महाजनपद, तो उन 16 महाजनपदास में से 16th नंबर पे ये हमारा अंग था, जिसका कैपिटल था चंपा, और इसका पहले हम मालिनी के नाम से भी जानते थे। अब ये जो अंग के बारे में पहली बार बताया गया है वो अथर्ववेद में बताया गया है, हमने ये कल भी देखा था। अब ये जो अंग थे इसमें कौन कौन से हमारे बिहार के रीजन्स आते हैं, खागड़िया, भागलपुर एंड मुंगेर, एंड ये जो था मगध के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड था। अभी जैसे आप ये बिहार का मैप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये जो मगध का रीजन है, जो बोल सकते हैं साउथ सेंट्रल रीजन में दिखता है, और यहाँ पे ये आपका होता है बोल सकते हैं ये हमारा जो रीजन है ये है अंग, तो ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ। तो अगर हम बात करें अष्टध्यायी, तो ये जो अष्टध्यायी है किसने कंपोज करा था, महर्षि पाणिनि ने, और इन्होंने कुछ नाम जो थे वो हमारे अंग के लिए यूज करे थे, अंग प्रदेश के लिए यूज करे थे, जैसे वंगा, कलिंगा, पुंद्रा। एंड दिग्ग निकाय भी क्या बोलता है, दिग्ग निकाय भी ये बताता है कि जो हमारा किंगडम अंग है उसे किसने डिजाइन करा था, महागोविंद जी ने। और जो इस अंग किंगडम के पहले किंग थे वो कौन थे, तितिक्षु। एंड ये जो किंगडम था, देखिए क्योंकि लास्ट में तो सिर्फ एक ही किंगडम बच के आएगा, मगध, ये 16 महाजनपद में से एक ही किंगडम जो है विक्ट्री में जाएगा, तो एक ही किंगडम जो है उभर कर आएगा, वो है मगध। तो ये जो किंगडम था अंग, इसको मगध के साथ कैसे मर्ज कर दिया गया। जो हमारे अंग किंगडम के राजा थे ब्रह्मदत्त, उनको मतलब हमारे जो मगध के राजा बिंबिसार, उन्होंने इन्वेड करा एंड ब्रह्मदत्त को मार के ये जो रीजन है अंग, इसे अपने अंडर कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है जो बिहार में आपको देखने को मिलता है महाजनपद, वो है वज्जी, जिसका कैपिटल था वैशाली। अब ये जो वज्जी है ना, ये रिपब्लिक किंगडम है। इसमें आपको 8 स्टेट्स, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ किंगडम्स, छोटे छोटे किंगडम को मिला के ग्रुप ऑफ रिपब्लिक्स, 8 स्टेट को मिला के ये बना हुआ है। एंड ये जो था इम्पॉर्टेंट सेंटर था फॉर द कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। बिहार में अगर बात करें तो ये किंगडम हमारे बिहार में आज के डेट में अगर हम देखें तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ था उस टाइम पे, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एंड दरभंगा। तो ये रीजन में ये वज्जी किंगडम फैला हुआ था। अब ये जो 8 क्लैंस हैं इसके अंदर, आउट ऑफ 8 क्लैंस, जो वैशाली था, विदिहास
एंड दिस जनात्रिका क्लैंस, ये टॉप मोस्ट क्लैंस थे। एंड कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी एक शब्द है जो यूज़ करा गया था लिच्छावीज के लिए, जो भी वैशाली के थे ये लिच्छावीज, राज शब्द पज्जवी संघ। एंड हमें सबको पता है ये क्या है, एक रिपब्लिक स्टेट। तो आपको इस वज्जी किंगडम के बारे में इतना पता होना चाहिए। उसके बाद हम वज्जी में वैशाली पढ़ रहे थे। वैशाली एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये जो वज्जी किंगडम है इसमें 8 क्लैंस थे, तो जो हमारा वैशाली है वो एक इंडिपेंडेंट क्लैन है और ये मोस्ट पावरफुल क्लैन है ऑफ द वज्जी कॉन्फेडरेसी। ये हमारे गंगा के नॉर्थ में सिचुएटेड था। एंड वैशाली में ही जो हमारे लॉर्ड महावीर जी हैं उनका जन्म हुआ था कुंदग्राम में। एंड ये तो वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक वैशाली, सब जानते हैं इसके बारे में। नाउ जो हमारी लॉर्ड महावीर की मदर थी त्रिशला, ये जो है किंग चेतका की सिस्टर थी और ये थी वैशाली से। अब ये जब बात करेंगे कि जो अजात शत्रु हैं इनकी ही मदर थी ये त्रिशला, और लेकिन फिर भी अजात शत्रु ने ये जो किंगडम है वैशाली इसको कॉन्कर कर लिया था और अपने साथ मगध रीजन में मर्ज कर दिया था। और इस तरीके से जो हमारा ये वैशाली किंगडम है ये मगध में मर्ज हो गया था, मतलब ये जो जनपद है इसका मर्जर मगध के किंगडम में हो चुका था। तो आप ये पढ़ लेंगे हिंदी में। अब हम देखेंगे मगध। मगध का अगर हम बात करें पहली बार कहाँ मेंशन है, अथर्ववेद। तो हमने ये भी देखा था कि अंग का भी मेंशन आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। मगध रीजन का भी, ये जो मगध के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो अगर हम मगध की कैपिटल की बात करें तो राजगृह बोलिए, राजगीर बोलिए या गिरिवराज, ये सारे नाम हैं। ये जो रीजन है ना राजगृह या राजगीर, ये 5 हिल से सराउंडेड था, तो ये कैपिटल था हमारे मगध का। लेकिन काफ़ी बार इसका कैपिटल शिफ्ट किया गया, पाटलिपुत्र, फिर पाटलिपुत्र से राजगीर, मतलब काफ़ी बार इसको शिफ्ट करा गया। जब हम ये मगध एम्पायर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में देखेंगे, मतलब हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, ये सब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैपिटल कैसे कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। अब अगर हम देखें ये मगध एम्पायर का एक्सपेंशन, मतलब ये ना बिल्कुल अर्ली मतलब ये मगध जब बना था, जब ये डायनेस्टी बोल सकते हैं महाजनपदास के टाइम पे, जब ये विक्ट्री होकर एक लौता बोल सकते हैं महाजनपद उभर कर आया था, तब ये इसके एक्सपेंशन अगर हम देखें तो इस मगध रीजन के नॉर्थ में बहती थी गंगा नदी और इसके वेस्ट में था रिवर सोन। ईस्ट में आपको ये चंपा वाला रीजन दिख रहा है जो हमारे भागलपुर वाला रीजन है। आप ये ना ये वाला जो पॉइंट है ये आप मैप में भी देखेंगे। साउथ में थे विंध्यास। तो आप देख सकते हैं मगध एम्पायर कितना दूर तक फैला हुआ था। तो ये जो मगध है इसमें पहली डायनेस्टी थी वो हरियंका डायनेस्टी नहीं थी, वो थी बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ डायनेस्टी के बाद आपको ना हरियंका डायनेस्टी दिखती है। तो बृहद्रथ के जो पहले राजा थे वो थे बृहद्रथ और इसके जो लास्ट राजा थे वो थे रिपुंजया। अब इस बृहद्रथ डायनेस्टी में टोटल 10 किंग्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो है बृहद्रथ के बेटे जिनका नाम है जरासंधा। तो ये है मोस्ट पावरफुल। अब ये जो हमारा मगध का रीजन है ना, इसमें आपको 2 एम्पायर बहुत ही पावरफुल दिखेंगे, एक है मौर्यन एम्पायर और एक है गुप्ता एम्पायर। तो ये जो है हमारे इस मगध रीजन में आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं इन 2 ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट एम्पायर्स ये आपको देखने को मिलेंगे। और इन्होंने हमारे साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी इसमें काफ़ी सारा अपना योगदान दिया है इन रीजन ने, मतलब इन एम्पायर्स ने। आप ये देख सकते हैं ना, अभी मैंने मगध की बात करी थी तो यहाँ पे आपका है गंगा रिवर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे विंध्यास एंड यहाँ पे आपको रिवर सोन एंड यहाँ पे आपको चंपा। तो ये हमने जो अभी पढ़ा था इसका ये रफ मैप है। हमने जो 3 हमारे बिहार के रीजन थे, एक था अंग, एक था वज्जी, एक था मगध। ये 3 हमारे महाजनपदास थे जो बिहार में थे, मतलब 3 आउट ऑफ 16। तो ये हमने हमारे बिहार के हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ लिया है। अब हम करेंगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। जो जैनिज़्म है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हम स्टार्ट करें तो ये जो 600 BC है जब ये महाजनपदास हमको देखने को मिल रहे हैं, ये एक वंडरफुल बोल सकते हैं सेंचुरी है, क्योंकि हमें इसी टाइम पे हमें ग्रेट थिंकर्स देखने को मिले थे। लॉर्ड बुद्ध, लॉर्ड महावीरा, हेरोडोटस, ज़ोरोआस्टर, कन्फ्यूशियस एंड लाओसे, ये सारे जो हमारे थिंकर्स थे ये पूरे वर्ल्ड में अपनी अपनी प्रीचिंग्स, अपनी अपनी आइडियाज़ दे रहे थे जो कि बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अलग थे। और उसी में से हम जो 2 आज पढ़ने वाले हैं, वैसे तो हम मतलब हमारे इंडिया में बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर डैट हमें ये जानना है कि हम ये लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ते पढ़ते महाजनपदास पे आए
और उसके बाद हम सीधे बुद्धिज्म की तरफ चल रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? देखिए, वैदिक एज में तो सब कुछ सही सही चल रहा था। वैदिक एज में आपको वर्ण सिस्टम भी फ्लेक्सिबल देखने को मिला था, जिसमें कोई भी वर्ण का व्यक्ति, कोई भी मतलब जो उसके काम के बेसिस पे उसका वर्ण डिसाइड होता था। मतलब एक ही परिवार में 4 वर्ण के लोग हो सकते थे, मतलब उसके काम के बेसिस पे डिसाइड होता था। लेकिन जैसे ही हम ये वैदिक पीरियड मतलब अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक की तरफ चलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड, तो ये जो हमारा वर्ण सिस्टम है ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ 4 वर्ण देखने को मिलते हैं। तो ये जो 4 वर्णाज हैं ये आपको 10th मंडल में देखने को मिलते हैं। और ये जो वर्णा होता है ना, ये हो जाता है बर्थ बेसिस पे। मतलब अब आपके काम से फर्क नहीं पड़ता, आप जिस घर में आपका जन्म हुआ है उस बेसिस पे आपका ये वर्ण डिसाइड होगा। और यहीं पे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह यहीं से स्टार्ट हो गया था। तो हमें ना फिर काफ़ी लोगों को, देखिए अब ये भी बताया था आपको कि लेटर वैदिक पीरियड में जो किंग थी वो क्या कर रहे थे, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेक्रीफाइसेस करते थे, एनिमल सेक्रीफाइस करते थे। और इतनी टफ बोल सकते हैं सेक्रीफाइसेस होती थी कि जो ये किंग्स थे इनको ब्राह्मण्स की ज़रूरत पड़ती थी। और ऐसे करते करते ब्राह्मण्स की पोजीशन बहुत स्ट्रेंथन हो गई। ब्राह्मण्स के जो प्रीचिंग्स होते थे बहुत टफ होते थे और लोगों को समझ में नहीं आते थे, और बोल सकते हैं कि एक तरीके से रिलीजियस अनरेस्ट फैल गया था। तो इस जो हमारा ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है, इसका जन्म क्यों हुआ? बिकॉज हमें ना यहाँ इंडिया में रिलीजियस अनरेस्ट देखने को मिला है। रिलीजियस अनरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है लोग कि कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाए। मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, इतने टफ रिचुअल्स कि आम आदमी तो परफॉर्म ही ना कर पाए। और इसके लिए ब्राह्मण की ज़रूरत है, और ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा दान वगैरह करना पड़ता था, सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती थी। तो इन एनिमल सेक्रीफाइसेस भी होते थे इसमें। तो ये जो सेक्रीफाइसेस थे कुछ लोगों को नहीं पसंद थे। सो दीज कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एज वेल एज these sacrifices were not accepted by the people, or these were not acceptable to the people. So और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो भी यहाँ पे sacrificial ceremony था, जो भी यहाँ पे sacrifices होते थे, तो ये तो किंग आराम से कर लेते थे क्योंकि इनके पास पैसे थे, धन था जो ये ब्राह्मण्स को देते थे। लेकिन आम आदमी ये नहीं कर सकते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे, जिससे आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता था। साथ ही साथ जो उपनिषद्स के टीचिंग्स थे वो भी बहुत ही फिलोसफिकल थे, बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल, और लोगों को ये समझ में नहीं आते थे। साथ ही आपको देखने को मिलेगा रिजिड कास्ट सिस्टम, ये हमने देखा था लेटर वैदिक पीरियड में, तो ये प्रेवलेंट था। और अगर किसी की इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रेंथन भी हो रही है तब भी वो कम्युनिटी हाई, जैसे अगर कोई बोले वैश्याज, तो ये वैश्याज ट्रेडिंग से इनकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई, लेकिन है तो ये ब्राह्मण से नीचे, क्योंकि ब्राह्मण की पोजीशन स्ट्रांग है तो वो चाहे कितना भी अपना इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर ले, उसका सोशल स्टेटस वैसे ही रहता था। सो इसलिए लोगों को ना दूसरी बोल सकते हैं दूसरे रिलीजन की तलाश थी, एक बोल सकते हैं एक सैल्वेशन की तलाश थी जो इन्हें बुद्धिज्म से मिला। सो दिस बुद्धिज्म प्रोवाइडेड देम विद अ सिंपल, शॉर्ट एंड इंटेलिजिबल वे टू सैल्वेशन फॉर ऑल पीपल, एंड ये बुद्धिज्म ने कर दिखाया था। तो हम अपने गौतम बुद्ध की बात करते हैं, तो जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी गार्डन नियर कपिला वस्तु ऑफ कोशला महाजनपद। सो ये कोशला महाजनपद में जन्म हुए थे, और इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधना, एंड जो मदर जिन्होंने इनको जन्म दिया था वो थी महादेवी, और ये कोल्या क्लैन की थी। तो इनकी जो है मतलब बुद्ध जी को जन्म देने के बाद इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद इनकी जो स्टेप मदर हैं प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनको बड़ा किया। और उसके बाद जैसे ही इनके 16 ईयर्स होते हैं, मतलब 16 ईयर्स के हमारे गौतम बुद्ध होते हैं, तो इनकी शादी करा दी जाती है यशोधरा से, और इनके बेटे का नाम होता है राहुल। हमारे गौतम बुद्ध जी को एनलाइटमेंट मिलता है, मतलब निर्वाणा, एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। और इस एनलाइटमेंट से पहले वो 7 साल तक घूमते हैं, मतलब वैंडर करते हैं, एंड मेडिटेशन उन्होंने किया था फॉर 49 डेज। यहाँ पे ईयर्स नहीं है, ही डिड द मेडिटेशन फॉर 49 डेज। तो वो 49 डेज तक अपना मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद इन्हें एनलाइटमेंट मिलता है। तो अगर हम बात करें देन उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन करने के बाद, मतलब 35 ईयर्स में इन्हें एनलाइटमेंट मिल गया, निर्वाण मिल गया। जब वो 35 साल के हुए तब उन्हें ये निर्वाणा मिल गया। उसके बाद इन्होंने जो अपना पहला सरमन था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। एंड जो आखिरी सरमन था वो कहाँ दिया था? वैशाली में। एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 80 एट कुशीनार। कुशीनार मल्ला का कैपिटल था, मल्ला महाजनपद। एंड ये जो है महापरिनिर्वाण, इस जो भी हम इस एक्टिविटी जो ये इनकी डेथ हुई है, इस चीज़ को बोलते हैं, इस इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो आप यहाँ बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं।
देन ये इमेज से देख सकते हैं द 5 मेन ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ। तो सबसे पहले तो इनका बर्थ कब हुआ था? 563 BC। एंड देन द ग्रेट रेनन्सिएशन, जब उन्होंने अपने घर को छोड़ा था और ये एनलाइटमेंट की तरफ चले थे। एनलाइटमेंट इन्हें मिला था एट द एज ऑफ 35, बोल सकते हैं 528 BC के पास। तो इन्हें एनलाइटमेंट ये मिला था। उसके बाद इन्होंने अपना पहला सर्मन कब दिया था? पहला सर्मन इन्होंने दिया था सारनाथ में। आखिरी सर्मन कहाँ दिया था? आखिरी सर्मन इन्होंने दिया था वैशाली में। और उसके बाद इनकी डेथ होती है कुशीनार में। कुशीनार मल्ला का कैपिटल। एट द एज ऑफ 80 हमारे बुद्ध जी की डेथ हो जाती है। एंड यही है 5 मेन इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ। इसके बाद कुछ टीचिंग्स के बारे में हम जान लेते हैं। वैसे ये टीचिंग्स आपके मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम इन्हें यहाँ देख लेते हैं। द 4 नोबल ट्रुथ, तो हमारे जो बुद्ध जी हैं वो 4 नोबल ट्रुथ की बात करते हैं। 4 नोबल ट्रुथ कौन से हैं? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, और दुख, मतलब हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है उसमें आपको सफरिंग्स ही देखने को मिलेगी। एंड ये जो सफरिंग्स हैं इनके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है? डिज़ायर। सबके पास डिज़ायर है, वही उसके सफरिंग का रीज़न है। और अगर ये डिज़ायर्स जो हैं वो अगर हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी सफरिंग्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। और ये हम डिज़ायर्स जो है अपने कैसे एंड कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग दीज 8 फोल्ड पाथ। और उन्होंने कौन से 8 फोल्ड पाथ की बात करी? राइट व्यू, राइट इंटेंशंस, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बार रीड करनी है, एक बार रेफर करना है। देन अभी ये जो हम करने जा रहे हैं द काउंसिल्स, मतलब हमारे गौतम बुद्ध की जब डेथ होती है 483 BC में, तो उसी साल में हमारे अजात शत्रु, मतलब जब उनकी डेथ होती है तो हमारे जो किंग होते हैं मगध रीजन के, बोल सकते हैं मगध रीजन के, वो है अजात शत्रु। तो अजात शत्रु कंडक्ट कराते हैं द पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, क्योंकि अभी हमने देखा 563 BC से 483 BC तक उनका लाइफ चलता है और 483 BC में ही हमारी हो जाती है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। ये कहाँ होती है? राजगृह, द कैपिटल ऑफ द मगध रीजन। अब ये जो राजगृह है इसमें ये जो ऑर्गेनाइज कराते हैं वो कौन कराते हैं? अजात शत्रु कराते हैं। लेकिन इस काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं? जिन्हें मतलब किन्होंने अजात शत्रु ने किन्हें अपॉइंट किया होता है? महाकश्यप। तो ये महाकश्यप हैं जो चेयरपर्सन है इस बुद्धिस्ट काउंसिल के, और इन्हें अपॉइंट करा था हमारे अजात शत्रु ने। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है? यहाँ पे आपको 2 चीज़ें करनी होती है, मतलब इसके अंदर 2 चीज़ों पे ध्यान किया गया होता है। टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, मतलब बुद्ध जी जो भी हमें टीचिंग्स देकर गए हैं उनकी प्योरिटी मेंटेन रहे, कोई भी चीज़ डाइल्यूट ना हो। जो जो चीज़ें वो बता के गए हैं आगे के फॉलोअर उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें। और उसके बाद सेकंड था टू कलेक्ट द मोनास्टिक रूल्स एंड रेगुलेशन, कि अगर कोई भी यहाँ पे भिक्षु है या फिर कोई भी हमारे यहाँ पे मॉन्क है जो भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं, हमारे बुद्धिज्म का पार्ट बनना चाहते हैं, वो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको प्रॉपरली हम लोग कलेक्ट कर लें। तो ये जो हमारे जो ये टीचिंग्स थे इन्हें कलेक्ट करा था किन्होंने? आनंद ने, जो उनके बोल सकते हैं डिसाइपल थे, आनंद एंड उपाली। तो आनंद जी ने टीचिंग्स को कलेक्ट करा था और इसे हम लोग बोलते हैं सुत्त पिटाका, सुत्त पिटाका। और उसके बाद अगर हम बात करें टू कलेक्ट द मोनास्टिक रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये कलेक्ट किया था उपाली ने, ये भी उनके डिसाइपल थे, और इसे हम बोलते हैं विनय पिटक। तो वो है सुत्त पिटक और ये है विनय पिटक। अब उसके बाद है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल था वो हुआ था वैशाली में, वैशाली बिहार। यहाँ पे जो हमारे किंग थे वो कौन थे? काल अशोक। और जो हमारे चेयरपर्सन थे वो है सर्वकामी या सबाकामी। अब ये हुआ था, देखिए पहला हुआ था 483 BC, दूसरा हुआ था 383 BC आफ्टर 100 ईयर्स। एंड यहाँ पे ना एक्चुअली इनके बीच में 10 पॉइंट्स का डिस्प्यूट चल रहा था। जो भी हमारे फॉलोअर्स थे, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे या मॉन्क्स थे, तो उस बेसिस पे कुछ चेंज लाना चाहते थे। जो चेंज लाना चाहते थे उन्हें बोलते थे प्रो चेंजर्स, एंड जो चेंज नहीं लाना चाहते थे मतलब वो चाहते थे जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, स्टेटस को मेंटेन करना चाहते थे। तो जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते थे उन्हें हम बोलते हैं नो चेंजर्स, और जो चेंज लाना चाहते थे उन्हें बोलते हैं प्रो चेंजर्स। सो मॉन्क्स ना सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में इस कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। अब ये प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स है, इनमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। जैसे हमारे प्रो चेंजर्स है उन्हें हम बोलते हैं मध्यमा या महासंघिका, और नो चेंजर्स को हम बोलते हैं थेरावादिन्स,
और स्थावरवादन्स। तो यही ना आगे चल के हमारे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान महायान बुद्धिज्म का रूप ले लेते हैं। अगर हम देखें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 251 BC, तो 383 BC, उसके बाद है 251 BC। ये हुआ था पाटलिपुत्र, ये भी हमारे बिहार का रीजन है। अब ये जो है देखिए, हमने अभी तक फर्स्ट राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, तीनों हमारे मतलब 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में से 3 हमारे बिहार में ही हुए थे। तो यहाँ पे किंग कौन थे? अशोक। और हमारे चेयरपर्सन कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स। अब अगेन यहाँ पे वही 10 पॉइंट जो डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाती है, बट वो फिर से फेल हो जाते हैं। वो डिस्प्यूट वैसे का वैसे ही मेंटेन रहता है। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है ये होता है हमारा कश्मीर में, ये 78 कॉमन एरा CE में होता है कश्मीर में। और यहाँ पे जो राजा होते हैं वो है कनिष्क, और ये चेयरपर्सन कौन होते हैं? वासुमित्र। अब यहाँ पे ना डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है, और साथ ही साथ जो बुद्धिज्म है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, महायान बुद्धिज्म एंड हीनयान। तो पहले से ही था, मतलब जो अशोका बुद्धिज्म प्रीच करते थे वो था हीनयान बुद्धिज्म, लेकिन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद हमें महायान बुद्धिज्म भी देखने को मिलता है। और हीनयान और महायान के बीच में अभी हम डिफरेंस देखेंगे। आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं, ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में दिया हुआ है। तब हम देखते हैं हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म। तो हीनयान थोड़ा कंजर्वेटिव है, मतलब हीनयान की अगर हम बात करें तो ये स्टेटस को वाला है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, जो रूल्स हमारे गौतम बुद्ध बना के गए हैं वही फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्ट रूल्स। और इनमें ना यहाँ पे गॉड को कोई आइडल वर्शिप नहीं प्रिवेल करती, मतलब यहाँ पे ना आइडल वर्शिप नहीं है, हीनयान में आइडल वर्शिप नहीं है। लेकिन ये बिलीव करता है महायान आइडल वर्शिप में, मतलब यहाँ पे बुद्ध जी की पूजा जो करते हैं ना सिंबल्स से करते हैं, जैसे चक्र हो गया, लोटस हो गया, तो ये सारी चीज़ों से हम गौतम बुद्ध की वर्शिप करते थे। उसके बाद इसे हम बोलते हैं लेसर व्हीकल, एंड क्योंकि यहाँ पे ना ये थोड़ा टफ होता था तो कम लोग इसे अडॉप्ट कर सकते थे निर्वाण अटेन करने के लिए। महायान थोड़ा ग्रेटर व्हीकल, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को सैल्वेशन दे पाता था। बोधिसत्वा का कंसेप्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है, बोधिसत्वा जो लोगों की मदद करते हैं निर्वाण अटेन करने में। अब उसके बाद ये जो है अशोका ने पैटर्नाइज करा था, अशोका बोल सकते हैं। और ये महायान फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तो कनिष्क रूलर के टाइम पे हुआ था, कुषाण डायनेस्टी, तो इनको पैटर्नाइज करा था हमारे कनिष्क जी ने। जो हीनयान स्कॉलर्स थे वो पाली लैंग्वेज का यूज करते थे, मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन। पाली जो था कॉमन लोगों की भाषा थी, सबके पास इजीली पहुंच जाता था ये। लेकिन महायान स्कॉलर्स ने क्या किया? संस्कृत का यूज करने लगा। अब जानते संस्कृत बहुत टफ है, तो इसे थोड़ी सी टफ बनाने की कोशिश करने लगी, और यहाँ पे बोधिसत्वा आते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको देखना है। मतलब महायान की बात करें तो बेसिकली वो बोलते थे भगवान बुद्ध, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलते थे, ये यहाँ पे बुद्ध जी को मानते थे एज अ टीचर और एज अ प्रीचर। तो हमने ये देख लिया है। महायान बुद्धिज्म में बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हीनयान में 8 फोल्ड पाथ को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन महायान बुद्धिज्म में ये जो है 8 फोल्ड पाथ को डिले करते हैं। बोलते हैं कि हम जब तक सभी लोगों को निर्वाण नहीं देंगे तब तक हम निर्वाण नहीं लेंगे। तो ये महायान का आपको कंसेप्ट देखने को मिलता है। ये जो था ये थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए। देखिए बिल्कुल डिटेल में आपको इसकी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे जैसे यूपीएससी में कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं तो क्या पता आपसे बीपीएससी में भी ऐसे टर्म्स पूछ ले। तो हीनयान में जैसे मैंने बताया था नो चेंजर्स में स्थावरवादन्स, थेरावादन, तो ये किस में डिवाइडेड है? थेरावादा एंड सर्वास्तिवादन्स, स्वतंत्रिका, साथ में यहाँ पे वैभाषिका। तो ये जो टर्म्स अगर पूछ ले कि वैभाषिका, स्वतंत्रिका, सर्वास्तिवादन, थेरावादन्स, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा हीनयान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म, वज्रयान बुद्धिज्म एटसेट्रा। तो आंसर होगा हीनयान। तो बस नाम याद रखिए, थेरावादा, सर्वास्तिवादन्स, स्वतंत्रिका, ये स्थावरवादन्स और थेरावादा। उसके बाद अगर हम बात करें महायान, तो महायान है हमारे चेंजर्स और प्रो चेंजर्स, जो हमने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में देखा था। तो यहाँ पे होता है महासंघिका। देखिए महासंघिका बोलिए। उसके बाद ये हमारे क्लासिफाइड है माध्यमिका, शून्यवाद, योगाचर। यहाँ पे आपको योगाचर और विज्ञानवाद भी देखने को मिलता है। तो ऐसे टर्म्स दिख गए ना, योगाचर, शून्यवाद, मध्यमिका, महासंघिका। तो ये हमारे महायान बुद्धिज्म से ये रहा योगाचर एंड विजन्यवाद। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको बस एक बार देखना है। अब इससे हम देख रहे हैं कि हमारा जो बुद्धिज्म है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब जितना आपको इम्पॉर्टेंट है इस प्रीलिम्स के लिए। बस थोड़े से पॉइंट्स आप और देख सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें अवलोकितेश्वरा की बात करें तो ये भी एक बोधिसत्वा है,
और इनके हाथ में आपको देखने को मिलता है पदमपनी। पदमपनी किन्हें बोलते हैं? द वन हु बियर्स लोटस इन हिज हैंड्स, मतलब इनके हाथ में आपको लोटस कमल का फूल देखने को मिलता है। तो ये है अवलोकितेश्वरा। उसके बाद है आपके दूसरे टर्म वज्रपनी। वज्रपनी ये ऐसे बोधिसत्वा हैं जिनके हाथ में आपको देखने को मिलता है थंडरबोल्ट, वज्र देखने को मिलता है। देन उसके बाद है क्षितिगर्भा। क्षितिगर्भा को बोला जाता है एज अ प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज ट्रैवलर्स, और बोल सकते हैं रेस्क्यूअर ऑफ बीइंग इन हेल, मतलब अगर कोई हेल में तो उसको बचाने में बेसिकली इनको ना प्रोटेक्टर का रूप दिया गया है क्षितिगर्भा को। उसके बाद एक आपको दिखेगा अमिताभ। अमिताभ को बोला जाता है फादर ऑफ हेवन, वन हु ब्रिंग्स फॉर अस द इमेजरेबल ग्लोरी। तो ये देखिए, ये ना आप, क्योंकि अवलोकितेश्वरा के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में, काफ़ी क्वेश्चंस मतलब काफ़ी एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है कि इनके हाथों में क्या है, किनको बोला जाता है पद्मपनी, लोटस जो इनके हाथों में है वो है अवलोकितेश्वरा। जिनके हाथ में थंडरबोल्ट है वो कौन है? वज्रपनी। और प्रोटेक्टर ऑफ बोल सकते हैं चिल्ड्रन, ट्रैवलर्स, और जो हमें हेल से बचाए क्षितिगर्भा, एंड द फादर ऑफ हेवन अमिताभ। तो ये थोड़े से टर्म्स थे। साथ ही साथ बोधिसत्वा की जो ये पद्मपनी पेंटिंग है, मतलब इनकी एक पेंटिंग हमें देखने को मिली है कहाँ पे? अजंता केव 1। इनकी पेंटिंग अजंता केव 1 में देखने को मिली है। बाकी इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना आपके लिए काफ़ी है बुद्धिज़्म में। जिसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम करेंगे जैनिज़्म, और अगर हमें टाइम मिला मतलब जैनिज़्म करने के बाद तो हम स्टार्ट हो जाएंगे अपने मगध डायनेस्टी से, जिसमें हम अपना एम्पायर्स, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, तो ये सारे जो भी किंग्स हैं, कैसे कैसे कौन से रूलर्स थे, किन्हें क्या बोला जाता है, जो भी फेमस नेम्स हैं वो हम देखेंगे। और कोशिश करेंगे कि ये बिहार तक ही सीमित रहे, क्योंकि हम ये नेशनल हिस्ट्री नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपने बिहार के बारे में देख रहे हैं। तो हम बेसिकली जो हमारे इस मगध के रीजन में जो भी हमारी डायनेस्टीज आई हैं, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर, पाल डायनेस्टी, इनके बारे में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड येस डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।